हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। तो हाँ बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 99 में। प्रीवियस लेक्चर में बेटा अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अब अपन मॉड्यूल की स्टेज सेकंड डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, मॉड्यूल की स्टेज सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नॉर्मल है, लेकिन मैं बता देता हूँ। नीचे दिए गए कुछ खतन जनन के कुछ लक्षणों को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब जितने आपको मैं लक्षण बताऊं, उनमें से वो आपको विकल्प चुनना जो सेक्सुअल में और एसेक्सुअल में समान हो। तो पहला आपका होता है युग्मक संलयन। तो बेटा आप भी जानते हो कि युग्मक संलयन सेक्सुअल में होता है, एसेक्सुअल में नहीं होता। भाई जो युग्मक संलयन है, तो युग्मक संलयन का मतलब तो क्या होता है, सिनगेमी, वो तो सेक्सुअल का है, लेकिन एसेक्सुअल में नहीं होता। क्लियर, ये लो जी। फिर आपको देखो दे रखा है आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण, बिल्कुल चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का, आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण। यस बेटा, आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण। तो ये बेटा देखो, चाहे सेक्सुअल हो और चाहे एसेक्सुअल हो, दोनों में होगा कि नहीं होगा? यस। फिर आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है बेटा, न्यूनीकारी विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, न्यूनीकारी विभाजन। तो आप भी समझ सकते हो कि न्यूनीकारी विभाजन जो होता है, रिडक्शन डिवीजन, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, ये बेटा सेक्सुअल में होता है, जनरली एसेक्सुअल में नहीं होता। सही। फिर फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कि भाई संतति जनक से कुछ समानता दर्शाती है। तो भाई एसेक्सुअल में तो समानता दर्शाएगी, और सेक्सुअल में भी थोड़ी बहुत तो समानता ही होती है, मतलब ऑलमोस्ट तो समानता ही होती है, थोड़े भिन्न होते हैं। तो यहाँ आपका फोर्थ दोनों में हो जाएगा, सेक्सुअल में भी और एसेक्सुअल में भी। तो फिर नीचे ऑप्शन बना रखे हैं, तो आंसर आपका इसका होगा थर्ड। आंसर आपका होगा क्या बेटा? थर्ड, जिसमें आपको दे रखे हैं सेकंड तथा फोर्थ, सेकंड तथा फोर्थ, ये आंसर कर रखा है। तो समझ गए आप? ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया भाई। क्लियर है? अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर अपन आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड भी एक बार बता देता हूं मैं आपको, तो ध्यान से सुने बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे लैंगिक जनन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, तो उसमें आपको सही का चयन करना है। लैंगिक जनन में हमेशा ही दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। सही है भाई, लैंगिक जनन में हमेशा दो जनकों की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, कभी कभी एक ही जनक में भी, एक अकेला जनक भी दो युग्मक दे सकता है, क्योंकि लैंगिक जनन में दो युग्मकों का संलयन होता है। लैंगिक जनन में युग्मक संलयन होता है, बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट और सेकंड सही हो गए। लैंगिक जनन के दौरान कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, गलत है। और लैंगिक जनन के समय बाह्य निषेचन एक नियम रूप में होता है, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर भी क्या होगा? सेकंड ही होगा बेटा। और सेकंड में आपका है स्टेटमेंट फर्स्ट तथा सेकंड। यस बेटा, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस बेटा। अब आप ध्यान दें, अब आगे मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जनन के अनेक प्रकार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जनन के अनेक प्रकार होते हैं, एक जीव के द्वारा ग्रहण किया गया जनन का प्रकार निम्न में से किस पर डिपेंड करता है? यानी बेटा देखो, कई सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जनन के कई सारे तरीके हैं, और मेन तो दो ही तरीके हैं अपना बात, एक एसेक्सुअल और दूसरा क्या? सेक्सुअल। अब वो कह रहा है कि भाई सजीव किस प्रकार का जनन के तरीके का चयन करेगा, किस पे डिपेंड करता है? जीव के आवास और आकार की पे, ठीक है। जीव के दूसरा ऑप्शन है जीव के आकार की पर, नहीं। तीसरा ऑप्शन है जीव के आकार की और कार्य की पर, ठीक है। लेकिन चौथा ऑप्शन आपका है जीव के आवास पर, जीव के आवास, यस बेटा। फिर आपको दे रखा है कार्य की, उसकी फिजियोलॉजी, कार्य की, और आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक संरचना। तो बेटा यहां पर आप देखिए कि ऑप्शन 4, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो गया? 4। तो ये आपका आंसर विल बी 4 हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। सही बेटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक द्विबीजपत्री पादप पुष्प तो रखता है, लेकिन कभी भी फल और बीजों का निर्माण नहीं करता। ऊपर दी गई स्थिति का सही संभव कारण होगा, है ना बेटा। एक देखो डाइकोट प्लांट है, और वो डाइकोट प्लांट में फ्लावर प्रेजेंट है, पुष्प प्रेजेंट है, बोलो
पुष्प तो रख रहा हो लेकिन फिर भी सीड और फ्रूट कभी नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा जी। ठीक है, अब इसमें आपको कंडीशन बतानी है कि पादप एक लिंगाश्री है तथा केवल स्त्रीकेसरी पुष्प रखता है। ऐसा नहीं होगा, पादप एक लिंगाश्री है तथा दोनों स्त्रीकेसरी और पुंकेसरी पुष्प रख ही नहीं सकता। पादप द्विलिंगाश्री है यानी उभयलिंगाश्री है, संभव नहीं है। पादप एक लिंगाश्री और केवल पुंकेसरी पुष्प रखता है, तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका 4 होगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहली बात तो बेटा यही वही कंडीशन, देखो जहां टॉपिक समझने का तो वहां समझा करें। पहली कंडीशन तो मैंने आपको बताई थी बेटा, यदि नर जन्नांग तथा मादा जन्नांग एक ही पुष्प में प्रेजेंट हुए, एक ही पुष्प में नर जन्नांग तथा मादा जन्नांग, ये मादा जन्नांग हो गया और ये नर जन्नांग पुंकेसर हो गया। अगर स्टेमन और कार्पल एक ही फ्लोवर में है, सेम फ्लोवर में, तो ये तो बाइसेक्सुअल फ्लोवर हो गया बेटा। या तो इसके अंदर स्वपरागण हो जाएगा या परपरागण, जिटोनोगेमी जिनोगेमी हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था यूनिसेक्सुअल फ्लोर, यहां समझा देता हूं मैं आपको। यूनिसेक्सुअल फ्लोर के आधार पर मैंने एक बात कही थी कि यूनिसेक्सुअल फ्लोर या तो आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, या तो पुंकेसरी पुष्प होगा स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, या स्त्रीकेसरी पुष्प होगा। ये बहुत अच्छा समझने का क्वेश्चन है ना बेटा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लोर या तो आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, नॉट बोथ। अब मान लो वो स्टेमिनेट है तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लोर है जिसमें केवल स्टेमन है, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लोर है जिसके अंदर अपना बेटा कि कार्पल है, ये कार्पल है, सही। लेकिन अगर ये दोनों पुष्प अगर एक पौधे पे हुए, एक पौधे पे, मैंने आपको भी समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, एक पौधे पे हुए, ये स्टेमिनेट और ये पिस्टिलेट, अगर एक ही पौधे पर हुए तो पौधा क्या हो गया, मोनोसियस। पौधा क्या हो गया, मोनोसियस। तो मैं आपने बताया था ना कि मोनोसियस प्लांट में ऑटोगेमी नहीं होती, लेकिन जिटोनोगेमी तो हो सकती है, और परपरागण जिनोगेमी भी हो सकती है। ठीक है, अब ऐसा पौधा हुआ जिस पर एक ही प्रकार का पुष्प हुआ, एक ही प्रकार का, लेकिन मान लो उस पौधे के ऊपर ये स्टेमिनेट फ्लावर है, सॉरी ये पिस्टिलेट फ्लावर है। अब पिस्टिलेट फ्लावर है, पिस्टिलेट, और वो पौधा क्या है, डायोसियस, मान लो पपीता है डायोसियस। तो एक पौधे पर एक ही प्रकार का पुष्प हो, या तो स्टेमिनेट या पिस्टिलेट, दोनों नहीं हो, तो वही तो होता ना डायोसियस प्लांट। अभी बताया था आपको, एक लिंगाश्री डायोसियस। लेकिन ये पपीता पर मान लो एक ही प्रकार का, लेकिन ये मादा पुष्प है पिस्टिलेट। अब परागण कहीं और से आकर गिर जाएगा, परागण कहीं और से आकर गिर जाएगा, जिनोगेमी हो जाएगी। तो बन सकते हैं ना, सीड और फ्रूट बन सकते हैं, है ना। लेकिन कब नहीं बन सकते, मान लो डायोसियस पौधा है, ये इस पपीता का ही पौधा है डायोसियसी, लेकिन उस पौधे के ऊपर, ये आप समझ रहे हो कि डायोसियस पौधा है, मैं आपको बता दूं बेटा, ये डायोसियस पौधा ही है, डायोसियस प्लांट। लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये पपीता का ही पौधा है, पपीता ही है, लेकिन उसके ऊपर एक लिंगी एक ही प्रकार के पुष्प है, वो आपके पुष्प जो हैं वो पुंकेसरी पुष्प हैं। अब यार यहां से तो परागण जा ही सकते हैं, इसके ऊपर परागण आ थोड़ी सकते हैं, मादा तो चाहिए ना, मादा जनन तो चाहिए। तो डायोसियस, चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है, पादप एकलिंगाश्री यानी डायोसियस, और केवल पुंकेसरी पुष्प। केवल कौन से पुष्प रख रहा है, पुंकेसरी, स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर। तभी एक लाइन मैंने कही थी कि जब पपीता को लगाते हैं ना तो गुच्छे में लगाते हैं, हालांकि पपीता में केवल पर परागण होगा, दूसरे से परागण आएगा, लेकिन भैया मादा पुष्प वाला पौधा तो होना चाहिए। अगर ऐसा पौधा रहा, अकेला पपीता को लगा दिया, ऐसा पौधा रहा जो केवल नरपुष्प रखता है, केवल स्टेमिनेट फ्लावर रखता है, तो कभी भी सीड और फ्रूट नहीं बनेंगे, क्योंकि निषेचन ही नहीं होगा, जनन ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हुआ आपका, 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आया मजा? यस। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा, नेक्स्ट अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर, अब ये मैंने 1 से 4 तो कंटिन्यू करवा दिया आपको। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे, या जो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन में मजा आया ना? ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस को अगर अपन सोल्व करेंगे बेटा,
तो 100% अपने कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, अपने सोचने की पावर बढ़ेगी, और हाँ जोर आएगा भी। ये है, अगर देखो अगर आप देसी घी खाओगे, कई लोग आपको बिल्कुल ऐसे ही स्वाद तो थोड़ा सा आता है लेकिन इजी डाइजेस्ट या नॉर्मल खिला देते हैं। अब अगर आपको फुल हलवा देसी घी खिलाएंगे तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वरना आप पचेगा ही नहीं। तो अब आपको देसी घी दी जा रहा है, एक एक लाइन की बातें की जा रही है, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए अपनी तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 वो है कि एक उन्मिल पुष्प है लेकिन द्विलिंगी है, तो आप जानते हो कि स्वयुग्मन हो जाएगा अगर उसकी पुंकेसर और वर्तिकाग्र की पुतंतु की लंबाई समान हो तो। यहाँ पुमणु नहीं आएगा, पुतंतु आएगा, हिंदी में सही कर लेना। और कभी कभी हिंदी में लैंग्वेज मिस्टेक हो तो आप इंग्लिश की देख लें। यस बेटा, मतलब एनसीईआरटी क्लियर। अब देखो बाकी अच्छी लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अपन सोल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए हाँ बेटा, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। वहां दे रखा है कि एक एम्ब्रियोसैक मतलब भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक भ्रूणकोश। तो बेटा जी देखो कि भ्रूणकोश में निषेचन के बाद कौन सी कोशिकाएं हासित हो जाएगी। तो सीधी सी बात है बेटा, देखो कि ये जो 7 कोश की 8 के अंदर की भ्रूणपोष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसमें एग सेल होती है, ये साई कोशिकाएं होती है, 2 सिनर्जिड होती हैं, सिनर्जिड। और तुम्हें पता है एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स को आप क्या कहते हो, अंड उपकरण, यही कहते हो ना। ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं सेंट्रल सेल में, यहां 3 प्रतिमुखी होती है। जब पोलन ट्यूब एंटर करती है एक नष्ट होती हुई साई कोशिका में, सिनर्जिड में पोलन ट्यूब फटती है और अपने पदार्थ त्यागती है। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि एक नष्ट होती हुई साई कोशिका के अंदर, है ना, और फिर निषेचन होता है तो एग सेल से नरयुग्मक मिलता है, जाइगोट बन जाता है, और यहाँ ध्रुवीय केंद्रक से द्वितीय केंद्रक बनता है, और द्वितीय केंद्रक और एक नरयुग्मक तो फिर आपका त्रियन भ्रूणपोष बन जाता है, बन जाता ना। फिर आपसे पूछा है कि भाई हासित कौन हो जाएगी, तो आपको पता है बची हुई सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल, यानी ये आप जानते हो बाद में डिजेनरेट हो जाती है, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल यानी साई कोशिका और प्रतिविन्यासित कोशिका, साइक और प्रतिविन्यासित कोशिका। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपका होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर सेकंड दे रखा है अभी, क्योंकि यहाँ दे रखा है ना साई कोशिका और प्रतिध्रुवी कोशिका। यस बेटा। बाकी देखो पहले ऑप्शन में साई कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका नहीं होगा, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। दूसरे में साइक और प्रतिध्रुवीय सही हो जाएगा। तीसरे में प्रतिध्रुवीय और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका दे रखा नहीं होगा। चौथे में अंड और प्रतिध्रुवीय दे रखा नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका हो गया फोर्थ, वो सेकंड। फिर देखो बेटा मतलब यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, वही बात कि जब अगर अपन एक लिंग आश्रित पादपों में कृत्रिम संकरण कराएं तो कौन सा पद संबंधित नहीं होगा। भाई जब एक लिंग आश्रित है तो उसके अंदर विपुषण सहायक नहीं होगा, सही। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री तथा एक घास के भ्रूण में सही समझात बताओ। तो जो बीजपत्र और एक बीजपत्र को कहते हैं स्कूटेलम कहते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, ये थर्ड आंसर हो जाएगा, सही। फिर देखिए बेटा 10 इजीली हो जाएगा, 11 मतलब इजीली हो जाएगा, 12वां क्वेश्चन बता देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपको दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पुष्प में यदि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के गुरु बीजाणु बनाए और फिर वो गुरु बीजाणु भ्रूणकोश बना दे। अरे भाई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में एमएमसी में अगर मियोसिस होता है तो 4 गुरु बीजाणु जो आपके बनते हैं वो चारों ही क्या होते हैं, 4 जो गुरु बीजाणु आपके बनते हैं बेटा, 1 2 3 और 4, तो वो एन होते हैं। फिर 3 नष्ट हो जाते हैं और एक अकेला क्रियात्मक गुरु बीजाणु अगर भ्रूणकोश बनाए तो अगुणित ही होता है। तो जो अंड कोशिका ध्रुवीय के अंदर अगर प्रतिमुखी, ये साइकोशिका, ये सारे क्या होते हैं, एन ही होते हैं।
लेकिन वो ऐसे कह रहा है कि एमएमसी के अंदर मियोसिस हो ही नहीं, नो मियोसिस, मियोसिस नहीं होगा तो माइटोसिस होगा, तो जो मेगास्पोर है वो 2n होगा, तो जो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग होगा वो भी क्या होगा, 2n होगा, जिसको अपन ने आपको कहा था डिप्लोस्पोरी। अरे बोलो बेटा, तो वहां पूछा है कि गुरु बीजाणु विकसित होकर भ्रूणकोष बनाएगा, तो केंद्र कैसे होंगे, तो उस भ्रूणकोष के केंद्र भी 2n द्विगुणित ही होंगे। क्या होंगे बेटा, द्विगुणित। तो ये मैंने बहुत अच्छा आपको समझाया था एपोमिक्सिस के अंदर, है ना बेटा। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका होगा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, सेकंड। यस, क्लियर। तो रिकैप कर लें अपने आप को, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया बेटा। यस, और अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, मिटा देते हैं, ह्यूमिडिटी में ये भी नहीं मिटता है। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हों उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे। और ये बात करते हैं कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपको, और क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा देखो क्या दे रखा है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, मॉड्यूल आपके सामने। घटना जिसमें अंडा से बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है। तो ऐसी घटना जिसमें अंडा से बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाए तो उस घटना को आप क्या कहेंगे, एनिसेक फलन। इसका आंसर फर्स्ट ही होगा, एनिसेक फलन। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी बताया ना आपको, केले में पाई जाती है, सही। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ये लो जी। फिर आप देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा है, जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें पूछा है कि बेटा कुछ घटनाएं जो कृत्रिम संकीर्ण प्रोग्राम से संबंधित है, तो उनको आपको अरेंज करना है। देखो बेटा, सबसे पहले अपन कृत्रिम संकीर्ण में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अपन पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं, यानी जनकों का चुनाव करते हैं। जनकों का चुनाव कर लिया। अब आपने जनकों का जैसे ही चुनाव कर लिया, अब आप क्या करोगे, मान लो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसके नर पुष्पों को खिलने से पहले या फिर प्रारंभिक अवस्था में ही नर पुष्पों को हटा देते हैं। उसको आप बोलते हो विपूषण। क्या बोलते हो, विपूषण, इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन कर देंगे, विपूषण कर देंगे। बोलो बेटा, विपूषण कर देंगे। अब देखो अपन क्या करेंगे कि फिर उसके बाद अपन उसके जो मादा पुष्प रह गए उसके अपन बैगिंग कर देते हैं, यानी बोरावस्त्रण, बोरावस्त्रण। यस बेटा। तो देखो सबसे पहले आपने जनकों का चुनाव किया, फिर जो नर पुतंतुओं को प्रारंभिक अवस्था में हटा दिया, यस, तो विपूषण हो गया। यस बेटा। फिर देखो बेटा वहां पर अपन करेंगे कि अब इच्छित परागकण को अपन लेकर आते हैं, और वर्तिकाग्र पर अपन बात बेटा की, जैसे सबसे पहले अपन इच्छित परागकण को अपन लेकर आएंगे, तो फिर अपन उन परागकणों का अपन संग्रहण करते हैं और फिर वर्तिकाग्र पर छिड़काव करते हैं। फिर वर्तिकाग्र पर क्या करते हैं, छिड़काव। तो पहले इच्छित परागकणों का संग्रहण, परागकणों का क्या करेंगे, संग्रहण। फिर जैसा आपको क्रॉस चाहिए तो इच्छित, डिजायर्ड, इच्छित, वहां पर आपको लिखा कि भी इच्छित परागकणों का वर्तिकाग्र पर छिड़काव, वर्तिकाग्र पर छिड़काव कर देंगे। यस बेटा, ये कर दिया। उसके बाद पुनः बैगिंग, वापस को दूसरा पुनः बैगिंग करना भी जरूरी है, रीबैगिंग करना जरूरी है, रीबैगिंग। अब आप निकाल लेना आराम से। देखो बेटा, जब कृत्रिम संकरण कराना होता है तो अपन क्यों कराते हैं भाई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, अपन को हाइब्रिड विगर, मतलब अच्छे लक्षण वाला चाहिए संतति। तो मान लो आपने कोई एक जनक चयन किया जो द्विलिंगी पुष्प रखता है, तो वहां तो 100 परागण चांस है। तो उस पुष्प को खिलने से पहले प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले आपने जनकों का चयन कर लिया, प्रारंभिक अवस्था में पुतंतों को हटा दिया, अब केवल मादा रहा, उसको ढक दो थैली से, बैगिंग कर दो, कर दी। अब आपको जो जैसा क्रॉस कराना है तो वैसे इच्छित परागणों का संग्रहण कर लो, कर लिया, परागणों का संग्रहण कर लिया, तो फिर उस पर छिड़क दो, वर्तिकाग्र छिड़क दिया, फिर वापस थैली से ढक दो, बैगिंग कर दो। तो जनकों का चुनाव, विपूषण, बैगिंग, परागणों का संग्रहण, इच्छित परागणों वर्तिकाग्र छिड़काव और रीबैगिंग, पुनः बैगिंग। तो उसमें आपका थर्ड आंसर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर क्या होगा, थर्ड। तो ये इस क्वेश्चन में कभी कभी आपको दिक्कत आ जाती है,
तो ये आपको जेनेटिक्स में भी बता दिया जाता है, और ये मैंने पूरा आपको सारी स्टेप्स बता दी हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यस बेटा। अब देखो अपन नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर अपन 15 तक कर चुके हैं। 16 आपको डायग्राम देखा इजीली हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा जो मैंने कायिक प्रवर्धन बता दिया आपको, और 19 हो जाएगा, और बेटा 20, तो 20 भी वो जो मैंने आपको इवेंट बताई थी कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन से संबंधित जो इवेंट है, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन से संबंधित घटनाओं को सही व्यवस्थित करो। तो जैसे मैंने आपको बताया ना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो सबसे पहले आप जानते हो कि आपका बीजाणु जनन स्पोरोजेनेसिस होता है, फिर गैमेटोजेनेसिस, तो यहाँ दे रखा है युग्मक जनन, युग्मक जनन हो जाएगा, फिर आपका परागण ट्रांसफर हो जाएगा गैमेट का, फिर आपका निषेचन हो जाएगा, फिर जायगोट से भ्रूण बन जाएगा, और फिर बीज सीड और उसका आगे जर्मिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ 20 क्वेश्चन के अंदर आंसर आपका थर्ड है। और ये बेटा यहाँ 20 क्वेश्चन के लिए तो आपको जो मैंने इवेंट बताई थी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पहले की घटनाएं, निषेचन और निषेचन के पश्चात की घटनाएं, उनको आप अच्छे से कर लें। सही। फिर आ जाएं, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21, स्व असंगजनक पात्रों में किस प्रकार का परागण उपस्थित होगा। तो बेटा स्व असंग जो अपने ही पुष्प के अपने पादप के परागण स्वीकार नहीं करेगा, तो अपनी जाति के दूसरे को करेगा, तो जीनोगेमी होगी। क्या होगी? जीनोगेमी। बता दिया आपको। यस। अब देखिए बेटा, आपको नेक्स्ट में बताता हूं क्वेश्चन नंबर जो 22 है, निम्न में से किसमें परागण तथा निषेचन दोनों ही पद आवश्यक नहीं होते हैं। भाई ऐसा कौन सा जिसमें परागण भी और निषेचन दोनों ही पद आवश्यक नहीं होते हैं। तो ये कौन सा प्रक्रम है बेटा? एपोमिक्सिस। क्योंकि देखो भाई एम्फीमिक्सिस, तो वहां देखो क्वेश्चन नंबर 22 में एम्फीमिक्सिस तो लैंगिक जनन है, और लैंगिक जनन तो पौधों में जरूरी होता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है एपोमिक्सिस। तो बेटा हाँ, आप जानते हो एपोमिक्सिस में ना तो युग्मक बनेंगे ना संलयन होगा। सही। तो आंसर आपका सेकंड ही होगा, एपोमिक्सिस। थर्ड आपको दे रखा है उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी और फोर्थ लैंगिक जनन, तो ये नहीं, आपका सेकंड आंसर उसमें होगा 22 क्वेश्चन में। तो देखो अपन यहाँ 22 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसके अंदर जो एक्सरसाइज के अंदर आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सोल्व करें। तो बिल्कुल आप बेटा मॉड्यूल को लेकर क्वेश्चंस को आप देखते जाएं। आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं 24। तो 24 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में दे रखा है कि एक शुष्क बीज में कितनी % नमी होती है। तो शुष्क बीज में आप जानते हो बेटा कि 10 से 15% ही नमी होती है, बाकी 85% क्या होता है? शुष्क भाग होता है। यस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आपका आंसर होगा थर्ड। आंसर क्या दे रखा है बेटा? थर्ड दे रखा है। यस। क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिए, तो निम्न में से किस युग्म बीज के परिपक्व होने के पहले विकसित हो रहा भ्रूणपोष का पूर्ण उपभोग कर लेगा बेटा। यानी भ्रूणपोष का पूरा उपभोग है तो अभ्रूणपोषी बीज हो गए, और अभ्रूणपोषी बीज होते हैं डाइकोट, अभ्रूणपोषी। अब ऑप्शन में आप देख लो, अभ्रूणपोषी आपके मेनली क्या होते हैं? डाइकोट होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। तो ऑप्शन में देखो सारे के सारे, पहले में मटर, गेहूं, जौ, लेकिन जौ नहीं होगा। अरंड, सूर्यमुखी, मटर, अरंड नहीं होगा। मटर, मूंगफली, मक्का नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में मटर, मूंगफली, सेम, मटर, मूंगफली और सेम, ये सारे डाइकोट और अभ्रूणपोषी हैं। यस। तो आंसर आपका क्या होगा 24 का? वो 26 का 4 क्या होगा बेटा? 4। अब आप नेक्स्ट, इसमें आपको सीधा क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 33। लंबे फित्ते जैसे परागण जो श्लेष्म आवरण अवतरित करते हैं। तो आपको वहाँ क्वेश्चन नंबर 33 में देखो लंबे फित्ते नुमा, है ना, लॉन्ग रिबन शेप, ये बेटा नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आपके होते हैं जोस्टेरा में। तो जोस्टेरा में होते हैं, और जो जलीय पादप है, तो वहां देखो बेटा लंबे फित्ते जैसे परागण जो श्लेष्म आवरणयुक्त होते हैं, म्यूसिलेज होती है वहां पर, किस प्रकार के पादपों में? जल परागित पादपों में, कीट परागित में, जल परागित स्थलीय पादपों में, या इस प्रकार के परागण नहीं पाए जाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, जल परागित में, जोस्टेरा में, लंबे फित्ते नुमा। यस। ये लो जी,
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, 34 भी इंपॉर्टेंट है। 34 है बेटा कि सबसे सामान्य प्रकार के भ्रूणपोष के विकास में पीएन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र में क्या होगा। तो देखो बेटा सबसे सामान्य प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, केंद्रीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी बेटा क्या है, केंद्रीय भ्रूणपोष है। अब केंद्रीय भ्रूणपोष है तो लगातार उसके अंदर क्या होंगे, उत्तरोत्तर मुक्त केंद्रीय विभाजन ही तो होंगे, मुक्त केंद्रीय विभाजन, बोलो मुक्त केंद्रीय विभाजन ही होंगे ना। तो बेटा देखो वहां क्वेश्चन नंबर 34 जो आपको दे रखा है उसका आंसर आपका सेकंड होगा। आंसर क्या होगा, सेकंड। ये लो जी क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट बात करता हूं तो आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, 35 भी बता देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहां आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सी एक संकर बीजों की एक समस्या है, हाइब्रिड सीड की समस्या क्या भाई, है ना, संकर बीज हाइब्रिड सीड की क्या समस्या है। तो बेटा देखो वहां पर कि हाइब्रिड सीड की जो समस्या है वो क्या है भाई। तो देखिए बेटा उनको उगाया नहीं जा सकता, नहीं है, वे संतति में उन्नत लक्षणों को बनाए रखते हैं, नहीं। यदि संकर पादपों में प्राप्त उगाया जाए तो अपने संकर लक्षणों नहीं बनाए रखते, यानी एक बार संकर बीज खरीद लेगा फिर अगली बार उन्हीं को बो दिया जाए तो वो अपने लक्षणों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, अंतर प्रजनन अवनमन हो जाता है, तो फिर आप जानते हो तभी तो कहते हैं ना कि एपोमिटिक जीन डाल देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, थर्ड। 35वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, थर्ड होगा। फिर देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये इजीली आपके हो जाएंगे, कई बार आपके क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। और फिर अपन बात बेटा कि 43 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, लघु बीजाणु जनन के लिए सही अनुक्रम बताओ। तो लघु बीजाणु मात्र कोश का पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा, लघु बीजाणु चतुष्टय और फिर लघु बीजाणु। तो जो 43 क्वेश्चन उसके अंदर आपका आंसर क्या होगा, सेकंड। 43 क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा बेटा, सेकंड आपका आंसर होगा, यस आंसर सेकंड। इजी घटना, सारी घटना आपको बताई हुई है, आ जाओ जी। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो बिल्कुल सिंपल हो, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 59 इस वे का जो आपके क्वेश्चन होगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपसे पूछा बेटा कि ऊपर दिया गया चित्र जो स्व असंग था, मतलब सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी को शो करता है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है ना, कि स्वयं के पुष्प के या अपने पादप के अन्य पुष्प को ग्रहण नहीं करेगा, अपनी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण को ग्रहण करेगा वो, है ना, जबकि अपने ही पुष्प का अपनी वर्तिका पर गिर गया तो भी नहीं करेगा, और उसी पौधे का दूसरे पुष्प का वहां पर आया तो भी नहीं करेगा। उसको आप कहते हो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, स्व बंधेता। तो इसके में भ्रूण और भ्रूणपोष का वो जीनी संरचना पूछी है। देखो इसमें क्या होता है बेटा कि मान लो वहां पर एक जीन दो एलील होते हैं, तो जो यहाँ सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी को जो डिनोट करती है वो बेटा एस जीन करती है, एस जीन करती है। और वो दो चीज होती है, एक स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी बताया था, एक गैमेटोफाइटिक बताया था मैंने आपको। तो वहां देखो कि यहाँ जो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी बताया था वहां पर फिनोटाइप करता है, और गैमेटोफाइट में आपका करता है जीनोटाइप। देखो बेटा कि माना इस कार्पल अंदर का मान लो कि अगर ये सेम हो गया S1 S2 और यहाँ परागण S1 S2 का आ गया, तो फिर किसी भी हालत में वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। सेम आ गई ना एलिल, तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब वहां पर देखो आपको पोलन तो दे रखा है, नर तो दे रखा है S3 S4, और वो आपको फीमेल आपको दे रखा है S1 और S4। तो क्या क्या चांस बन सकते हैं, माना S1 का आ गया, S1 का पराग ये परागण वाला S3 का आ गया, S3 का आ गया तो भ्रूण क्या बनेगा, यानी युग्मनज क्या बनेगा, एक नर S3 और एक मादा S1। ये इसको ऐसे दे दो S1 S3, या फिर अपन कहें कि सेम नहीं बनेगा, S3 S4 बन सकता है, S3 S4 ये तो बन सकता है भ्रूण यानी युग्मनज। अब भ्रूणपोष बनने में एक तो मादा का होता है, एक तो नर का होता है, दो मादा के होते हैं। तो वहां आपके होंगे S1 तो फिर आपका हो सकता है S3, या फिर S4
तो फिर आपका हो सकता है S3। बात को समझे? तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। यानी 59 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड हो जाएगा। बस क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन था 59। क्लियर? अब देखो अपन क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं 59 से आगे। हाँ बेटा, अब देखो आप वहाँ क्वेश्चंस देखिए। जैसे अपन (61) की बात हो, 63 नहीं, इजीली कर लोगे। 62 जो है, क्वेश्चन नंबर 62। तो देखिए बेटा वहाँ एक एग सेल और एक मेल गैमेट, तो आपसे P1 घटना को पूछा है। तो जब देखो एक मेल गैमेट और एक एग सेल फ्यूज होती है, ये मेल गैमेट और एग सेल दोनों फ्यूज होती है तो जाइगोट बनता है, इसको आप कहते हो सिनगेमी। तो वहां P1 क्या है बेटा? सिनगेमी है। फिर देखो P2 क्या है बताओ? P2 के अंदर एक मेल गैमेट और दो ध्रुवीय केंद्रक आपके हो रहे हैं, तो P2 आपका है ट्रिपल फ्यूजन। तो फिर अपन बात दोनों को मिलाकर आप क्या कहोगे? डबल फर्टिलाइजेशन, हाँ है ना? तो यहां अपन बात उठा की दो, क्वेश्चन नंबर जो 62 है उस 60 का फर्स्ट आंसर है, यानी ए संरचना आपकी जाइगोट है और P1 ए तो आपकी जाइगोट है, बी द्वितीय केंद्रक है पोलर न्यूक्लियाई, और सी भ्रूणपोष केंद्रक है। फिर P1 घटना क्या है? P1 घटना आपकी है सिनगेमी, P2 घटना क्या है? ट्रिपल फ्यूजन, और P3 क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा आप समझ रहे हो कि 62 क्वेश्चन का आपका आंसर वहां पर, जो 62 क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आपका हो गया है। क्या हो गया बेटा? फर्स्ट आंसर। यस। तो आराम से मैंने कहा था ना कि अगर एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक का संलयन हो तो सिनगेमी, एक नर युग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक यानी द्वितीय केंद्र का हो तो ट्रिपल फ्यूजन, सिनगेमी का रिजल्ट जाइगोट, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट भ्रूणपोष केंद्रक। तो पहले आपसे जाइगोट पूछा है, भ्रूणपोष केंद्रक पूछा है ना, और फिर आपसे पूछा है कि मतलब सिनगेमी, ट्रिपल फ्यूजन और फिर डबल फर्टिलाइजेशन। बोलो यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए बेटा यहाँ आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 65 में। तो क्वेश्चन नंबर 65 आराम से आप देखिए। मूलांकुर में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 2n बराबर, मूलांकुर होगा तो 2n होगा, तो 2n बराबर 16 दे रखी है। मान लो प्याज है, तो नाल केंद्रक, प्रतिमुखी कोशिका और निर्णायक केंद्रक तथा भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो बेटा देखो मूलांकुर यानी 2n होता है हमेशा, प्रांकुर, मूलांकुर या भ्रूण ये सब क्या होते हैं? 2n होते हैं। यस। तो यहाँ आप देखिए बेटा कि आपसे पूछा है कि नाल केंद्रक, तो ट्यूब न्यूक्लियस क्या होता है? जो काई कोशिका होती है n होता है ना, तो 8 हो गई, 8। फिर देखो प्रतिमुखी कोशिका भी n होती है तो 8 हो गई। फिर जो निर्णायक केंद्र होता है डेफिनेटिव न्यूक्लियस 2n, दो ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है तो वहां 16 हो गए। और फिर आपसे पूछा भ्रूणपोष, तो 3n होता है भ्रूणपोष, तो 8 या 24 हो गए। तो आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 65। यस बेटा। फिर देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। तो ऐसे बेटा बहुत दिमाग लगाकर, बहुत अच्छे से मन लगाकर क्वेश्चन के चारों ऑप्शनों को समझते हुए और आपको थ्योरी को कंप्लीट करते हुए आपको क्वेश्चंस को करना है। फिर आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 की बात कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने 67 तो पहले कंसेप्ट में करा दिया ना, विभूषण वाला रो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बेटा, एक छठाकार भ्रूण अक्ष है, एक्स वह स्थान है जहाँ बीजपत्र जुड़ा रहता है। तो ए और बी को पहचानना आपको, ए और बी को। तो देखो बेटा मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जैसे ये भ्रूण अक्ष है, ये आराम से डायग्राम देखें, ये भ्रूण अक्ष है, ये लो जी, एक लेवल है जहाँ पर आपके बीजपत्र जुड़े हुए हैं, ये आपके बीजपत्र जुड़े हुए हैं, ये लो जी, ये है। अब इससे ऊपर का आपका क्या है? एपिकोटिल, बीजपत्रोपरिख, बीजपत्रोपरिख, और ये प्लूम्यूल को आपको बता ही रखा है,
प्रांकुर। और इससे नीचे का लेवल क्या है, हाइपोकोटिल, बीजपत्राधार, बीजपत्राधार, और ये आपका क्या है, रेडिकल मूलांकुर। तो चने के बीज को अगर आप ऐसे खोलो, चने के बीज को आप ऐसे खोलो तो वहां एक क्रीम कलर की स्ट्रक्चर नजर आएगी ऐसे, और ऐसे क्रीम कलर की आएगी भ्रूणी अक्ष, और वो आप जानते हो दोनों तरफ ऐसे आप खोलोगे, दोनों तरफ बीजपत्र गए, तो बीजपत्रों के लेवल से ऊपर एपिकोटिल और प्लीम्यूल, नीचे हाइपोकोटिल और रेडिकल। बोलो जी। तो आपका इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा इन ए और बी, बीजपत्रोपरिख, ये तो हो गया ए, और बी क्या हो गया, बीजपत्राधार। बोलो, अच्छा क्वेश्चन है ना, मस्त क्वेश्चन है। फिर देखो बेटा, बीज अंकुरण के लिए कौन सी बाह्य दशाएं आवश्यक होती है, तो बीज अंकुरण के लिए सबसे पहले चाहिए नमी, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान। नमी, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4, कि बीज अंकुरण के लिए नमी, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान। और मैंने आपको ये बीज के अंकुरण के लिए वहां पर लेक्चर में आपको आराम से बताया था। बोलो, तो अब आप दिमाग लगाओ बेटा, कोई एक आधा क्वेश्चन पुराना हो तो अलग बात है, बाकी आपको एक एक क्वेश्चन वहां अच्छे से बताया गया है। समझे नहीं समझे, बोलो अगर नहीं बताया गया तो। यस बेटा। अब मेरी बात सुनिए बेटा जी, कि नेक्स्ट अपन देखो क्वेश्चन देखते हैं, आपके इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 72 हो गया, 74 हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 74 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 74। यस बेटा, देखिए, अनिषेक फलित फल, बीज रहित फल बिना निषेचन में विकसित होते हैं, उदाहरण केला, बिल्कुल सही है। अनिषेक फलन को हार्मोन से प्रेरित किया जा सकता है, ये भी सही है। और बीज हमारी कृषि का आधार है, तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का उपरोक्त सभी, फोर्थ आंसर आपका वहां पर होगा क्वेश्चन नंबर 74 का। यस बेटा, चलो जी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए बेटा, कि यदि पादप की मूल शीर्ष कोशिका में, तो मूल शीर्ष कोशिका यानी 2n है, तो वहां है 42, तो वहां एल्यूरोन पूछा, वहां पर मान लो मक्का है, तो मक्का में 2n बराबर 42, मूल शीर्ष कोशिका वो 2n है। भाई जड़ तना पत्ती कोशिका तो 2n ही होती है ना। अब ध्यान दो कि जो एल्यूरोन है, एल्यूरोन वो भ्रूणपोष ही है एल्यूरोन, और उसकी गुणिता 3n होती है। तो यहाँ आप n निकालो, n बराबर 21, तो 3n बराबर कितनी हो जाएगी, 21 दूना 42 और 63 हो जाएगी आपकी। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। छिंत्र क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये लो सेकंड। ठीक है जी। फिर देखो बेटा, आपका 78 की बात हो गई, 79 की बात हो गई, 80, 81, फिर आप समझ सकते हैं कि 84, 85, ये आप समझो एक 87 क्वेश्चन है, जो मैं बता चुका हूं भी प्रीवियस लेक्चर में। 87 क्वेश्चन कि ये आपसे पूछा है बेटा कि नाल युग्मन, लैंगिक जनन का लक्षण नाल युग्मन। ये बेटा नाल युग्मन होता है कि पराग नलिका शुक्राणु को ट्रांसफर करे, नरिग्म को ट्रांसफर करे, साइफोनोगेमी। और साइफोनोगेमी होती है स्पर्मेटोफाइटा में, स्पर्मेटोफाइटा ने बीजधारी पादपों में, स्पर्मेटोफाइटा में, यानी आपके जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में आपका ऐसा होता है साइफोनोगेमी, वरना तो मैंने बताया था ना जूडियोगेमी होता है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। तो 87 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। 87 क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। यस, चलो जी। 89 इजीली। 93 अलैंगिक जन की तुलना में लैंगिक जन क्या है, विस्तृत है, जटिल है, धीमी प्रक्रिया है। विस्तृत है, जटिल और धीमी प्रक्रिया है, करा दे 93 आराम से। 96 हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए। अब आपका 105 क्वेश्चन देखें आप, कौन सा क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 105। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए इजीली। वैसे क्वेश्चन भी मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 105 है ना मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 105, यदि लघु बीजाणुधानी के बीजाणुजन उत्तक में कुल 25 कोशिकाएं उपस्थित है, कि लघु बीजाणुधानी जो परागधानी थी। यस बेटा, अब परागधानी के अंदर भित्ति प्रत्यति, अधिचरम है, एंडोथीसियम है, टेपिटम वो,
और वो बीजाणु जन उत्तक के अंदर कितनी कोशिका बता रहा है, बीजाणु जन उत्तक, उसका जो स्पोर जनस टिश्यू था, बीजाणु जन उत्तक स्पोर जिनस टिश्यू, तो वहां कितनी कोशिका बता रहा है 25। तो सारी की सारी विविधित होगी तो 25 पीएमसी हो जाएगी, 25 पराग मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका बन जाएगी, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यस बेटा। अब इन 25 के अंदर स्पोरिक मियोसिस होगा, है ना बेटा। 25 में आपका क्या होगा, स्पोरिक मियोसिस। जैसे ही स्पोरिक मियोसिस होगा तो प्रत्येक से 1 से 4 यानी 1 से टेट्राड, 1 टेट्राड, तो 25 टेट्राड बन जाएंगे, 25 टेट्राड। चतुष्टय तो 25 बनेंगे ना, हाँ उन 100 लघु बीजाणु होंगे, लेकिन चतुष्टय कितने बनेंगे 25। कभी भी आपसे पूछ ले बेटा कि 25 पीएमसी बताओ कितने टेट्राड बनेंगे, तो 25 ही बनेंगे, लेकिन लघु बीजाणु की संख्या बोले 100, क्योंकि एक टेट्राड में कितने होते हैं 4। तो आपका 105 का आंसर, आपका मैंने ये कंसेप्ट आपको समझा दिया है 2, है ना बेटा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, मैं यहीं पे कंसेप्ट समझा देता हूं, आपसे पूछे कि 25 पीएमसी है तो बताओ कितने टेट्राड, तो 25 ही टेट्राड, लेकिन लघु बीजाणु पूछे तो कितने 100। आपसे पूछे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 100 है, 100 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, तो कितने कार्यात्मक गुरु बीजाणु बनेंगे, तो 100 ही बनेंगे, कि बनेंगे तो 400, लेकिन हर 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, तो 75 नष्ट हो गए 100 में से, वो सॉरी 400 में से 300 नष्ट हो गए, तो 100 ही बचे ना। तो कार्यात्मक गुरु बीजाणु कितने बनेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, तो फिर वो 100 ही होंगे। बात को समझ रहे हो। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। यस। आप देखिए बेटा, अब अपन नेक्स्ट जो 105 के बाद में क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, तो धीरे धीरे आपको सारी बातें आपको करनी है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, आप उसके बाद देखेंगे 119, क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। वहां आपसे कहा है पुष्पी पादप में बीजांड का है, तो बीजांड का होता है न्यूसेलस, गुणिता 2n ही होती है। फिर उससे एक कोशिका विधि होती है एमएमसी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुणिता 2n ही होती है। फिर स्पोरिक मियोसिस होता है, तो जो गुरु बीजाणु होती है उसकी गुणिता क्या होती है, n होती है। फिर वो गुरु बीजाणु भ्रूणकोष बनाएगा, तो उसमें एग सेल भी n होगी, प्रतिमुखी कोशिका वो भी क्या होगी, n होगी। तो आपसे पूछा है कि बीजांड काय एमएमसी क्रियाशील गुरु बीजाणु और मादा युग्मों की गुणिता क्या होगी, तो बीजांड काय की 2n, एमएमसी की 2n, कार्यात्मक गुरु बीजाणु की n, और फिर वो मादा युग्मोद्दीन भ्रूणकोष की n। तो आपका आंसर हो जाएगा 2n 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 और n n, थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ये लो थर्ड आंसर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 119 है उसका आपका आंसर हो गया, जो अपन बात बड़ा थर्ड। यस, आ जाओ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर आपके नॉर्मल हैं, सारे हो जाएंगे, सारे बता दिए हैं। 136 और 137, 38, हाँ जी, कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन बात करें बेटा, जैसे 136 की बात करूं मैं आपके सामने, तो 136 भ्रूणपोष देखा जाएगा। तो भ्रूणपोष तो आप जानते हो कि 136 यानी अनावर्त बीजों में और आवर्त बीजों में यानी बीजधारी पादपों में देखा जाएगा। तो ये आपका अपन बात हो रहा है कि इसका थर्ड आंसर हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। हाँ, अनावर्त बीजों में निषेचन से पहले बन जाएगा, अगुणित होगा, और आवर्त बीजों में निषेचन के बाद बनेगा। चलो जी, फिर आप देखो बेटा 38 आपका हो जाएगा कि जिनमें भ्रूणपोष चिर लगन होता है, हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर आप यहां देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 141, घास कुल में यानी ग्रास फैमिली में एक बीजपत्रियों में परांकुर तथा मूलांकुर चोल किसका विस्तार है, परांकुर चोल और मूलांकुर चोल। परांकुर चोल को आप बोलते हो कोलियोप्टाइल और मूलांकुर चोल को क्या बोलते हो, कोलियोराइजा। है ना बेटा। तो ध्यान से सुने, मैंने आपको एक बीजपत्री में बताया था
कि वहां प्रोसिर्स के ऊपर ऐसे खोखली बेलनाकार प्राणों का एक समूह पाया जाता है, तो उसको आप कहते हैं परांकुर चोल, कोलेप्टाइल, और यहाँ रेडिकल पर आपको होता है मूलांकुर चोल, कोल्यूराइजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड, प्रोसिर्स और मूल शीर्ष के विस्तार हैं। फिर देखो एक बीजपत्री में क्वेश्चन नंबर 142, ये भी इंपॉर्टेंट, एक बीजपत्रियों में हासित बीजपत्र क्या कहलाता है? तो ध्यान से सुनना, पहला वरुथिका, हासित बीजपत्र पूछा वहां पर। देखो एक बीजपत्रियों का जो विकसित बीजपत्र है, विकसित या डेवलप, वो तो आपका है स्कूटेलम, स्कूटेलम है। और जो हासित बीजपत्र, एक बीजपत्रियों का हासित बीजपत्र, बेटा वो आप समझ सकते हो कि जो हासित बीजपत्र है ना, वो है एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट है, ये लो जी एपीब्लास्ट है ना। तो इसका क्वेश्चन आपका हो जाएगा एपीब्लास्ट, अधिकोरक को कहते हैं अपन हिंदी के अंदर। तो 142 क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दे रखा है, तो बेटा आप समझ रहे हैं कि इसमें आपको अधिकोरक यानी एपीब्लास्ट की हिंदी आपकी क्या होती है? अधिकोरक, अधिकोरक। तो उसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ये लो जी। फिर आप देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बताऊँ 169, क्वेश्चन नंबर 169, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 64 नरयुग्मक बनाने हैं, 64 नरयुग्मक बनाने हैं, तो बताओ कितने अशुद्ध विभाजन की आवश्यकता होगी? तो बेटा इधर ध्यान दो, देखो आपके पास में अगर 8 पीएमसी पराग मात्र कोशिका हो, तो 8 × 4 32 आपके बन गए लघु बीजाणु या परागकण, लघु बीजाणु या परागकण। आपको पता है फिर प्रत्येक परागकण के अंदर माइटोसिस होता तो 2 नरयुग्मक बनते हैं, तो 32 दूना 64, 64 नरयुग्मक हो गए। अगर बेटा 64 लघु बीजाणु पूछता तब तो 16 पीएमसी आती, 16 चौक 64, लेकिन आपसे पूछा 16 नरयुग्मक, तो 8 8 चौक 32 और प्रत्येक परागकण में 2 नरयुग्मक, तो 64। तो वहां पर आपका आंसर होगा 8, यानी 169 का आपका क्वेश्चन होगा 4, 169 के अंदर आपका आंसर होगा 4। यस बेटा, तो आंसर क्या हो गया 169 में? 4। ये लो जी, बोलो कर दिए क्वेश्चन आपके सामने सोल्व? यस। तो ये इजीली बाकी आपके आराम से हो जाएंगे, है ना। आपसे पूछा परागकोश में 21 माइक्रोस्पोर मदर सेल है 179 में, तो नरयुग्मक 21 को 4 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 168 हो जाएगा। 179 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। इसी कंसेप्ट पे है। तो बेटा देखो ये आपका स्टेज सेकंड पूरी तरह से सोल्व हो गया है, और यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस इजीली आप कर लें। एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, हमारे जो यूट्यूब चैनल है CLC का यूट्यूब चैनल, और सारे क्वेश्चंस आपसे बेटा इजी हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। यस बेटा, क्लियर। और भी क्वेश्चंस करें, कोई छोटा मोटा डाउट हो तो आप डाउट काउंटर पे भेज सकते हैं, और मजे से आप करें बेटा। देखो नोट्स बनाकर पढ़ें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी नोट्स बनाकर पढ़ें, और नोट्स बनाकर पढ़ें साथ साथ में बेटा ध्यान दें कि अब आपका नेक्स्ट चैप्टर इकोलॉजी स्टार्ट होगा। तो अपन बात रहा कि बहुत तरीके से आप इकोलॉजी 10 क्वेश्चन लेके आती है नीट एग्जाम में, और सबसे बेस्ट यहाँ पर चारों चैप्टर एनसीईआरटी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं CLC के अंदर। तो आपको ऑफलाइन से भी ज़्यादा अच्छा उसको बताया जाएगा, इकोलॉजी के एक एक शब्द को, एक एक लाइन को। और इस दोनों चैप्टरों का आप एम्ब्रियोलॉजी को पहले दूसरे चैप्टर को आप बहुत अच्छे से टेस्ट के बाद एक बार और रीडिंग कर लें, क्वेश्चंस कर लें, कोई क्वेश्चन डाउट है तो डाउट काउंटर भेज दें। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू वेरी मच।